जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के 82 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक ही प्रकार का तत्व किसमें मिलता है? तो दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत तत्व। जो प्राकृत तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दोस्तों, क्या बोलते हैं? मिश्रण, यानी मिक्सचर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बन जाता है? वो बन जाता है मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो दोस्तों, ऊर्ध्वपातन के द्वारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? दोस्तों, क्या होती है? चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। और पहली जो तीन अवस्थाएं, उन्हें क्या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? वो है ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य है? तो ये प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो ये भी किसे? जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो दोस्तों, ये विकसित किया था बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो दोस्तों, कौन सी किरणें हैं? ये हैं अल्फा किरणें। चलिए नेक्स्ट। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो दोस्तों, कौन कौन से होते हैं परमाणु के अंदर? परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के तीन अवयव हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं या पाए जाते हैं? दोस्तों, नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, जो है परमाणु में समान संख्या में ये दोनों मूल कण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1897 में। चलिए नेक्स्ट। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी और आवेश रहित न्यूट्रॉन जो है एक कण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉनों की संख्या से किसका सही निर्धारण होता है? तो दोस्तों, ये होता है परमाणु क्रमांक का, यानी कि एटॉमिक नंबर। जितनी भी किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होगी या परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उससे क्या पता चलता है? प्रोटॉनों की, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो इनका नाम है दोस्तों मिलीकन। मिलीकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो क्या होती है दोस्तों? सदैव धनात्मक होती है। जो परिक्रमण करता है तो उसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटॉन पर आवेश किस कण पर आवेश के बराबर होता है? तो दोस्तों अल्फा कण पर आवेश के बराबर। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पाजीट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? तो दोस्तों इनका नाम है एंडरसन। एंडरसन जो है पाजीट्रॉन के खोजकर्ता हैं। पाजीट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वो होता है मेसॉन। मेसॉन जो है न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन हैं? तो इनका नाम है पाउली। जैसे दोस्तों पाजीट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, उसी तरह न्यूट्रिनो जो है ये भी न्यूट्रॉन का एक प्रतिकण है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो क्या है दोस्तों? कार्बन 12। C12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के रासायनिक गुण किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो दोस्तों ये निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, यानी एटॉमिक नंबर पर। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण हैं एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में उपस्थित होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं? तो दोस्तों परमाणु जो होते हैं विद्युतः उदासीन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? वो धनात्मक होता है, और उसके बाहर जो चक्कर काटते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के आवेश प्लस और माइनस मिलकर क्या होते हैं? तो टोटल परमाणु पर जो आवेश कैसा हो जाता है, विद्युतः कैसा होता है? वो उदासीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स बोसोन अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियोधर्मिता को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों किस में मापा जाता है? क्यूरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है कौन है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो इनका नाम है दोस्तों विलार्ड। विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों कौन सी हैं? ये है गामा किरणें। गामा किरणें हल्की होती हैं और इनकी जो भेदन क्षमता होती है अल्फा और बीटा दोनों किरणों से ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? ये होती है अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होती है हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है। अल्फा किरणें हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अल्फा किरणों को He++ आयन भी कहा जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीटा किरणों पर कैसा आवेश होता है? तो दोस्तों बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कण इलेक्ट्रॉन का समरूप है? तो दोस्तों ये है बीटा कण। इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और बीटा कण पर भी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा होना चाहिए? बीटा कण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन रेडियोधर्मी किरणों की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है अल्फा किरणों की। अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रेडियोधर्मी किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो दोस्तों ये होती है गामा किरणें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है भारी जल का। भारी जल मतलब D2O। D2O का प्रयोग किया है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के दौरान न्यूट्रॉनों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थों को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो दोस्तों ये है पीबी। पीबी यानी लेड। लेड मतलब शीशा। शीशे से बने पात्र में रेडियोधर्मी पदार्थों को रखा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन के बाद जो अंतिम पदार्थ बचता है, जो बनता है लास्ट में अंतिम पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है? तो वो भी कौन सा होता है? शीशा यानी कि लेड होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इससे जो है बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अपरिवर्तित रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों की आयु का आकलन कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले रेडियो एक्टिव शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इनका नाम है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिव शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये होती है न्यूट्रॉन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इनका नाम है ऑटो हान। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों क्या है? ये है नाभिकीय संलयन, जो कि हाइड्रोजन बम बोलते हैं। उसमें जो क्रिया कार्य करती है वही जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में। ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का प्रयोग न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में किया जाता है। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों इस यंत्र का नाम क्या है? गिगर मूलर काउंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता को किसके द्वारा मापा जाता है? गिगर मूलर काउंटर के द्वारा। एक यंत्र है जो कि रेडियोधर्मिता को मापने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये कार्य करता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी है। यह क्रिया नाभिकीय संलयन, वही हाइड्रोजन बम जो है उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था। किस रेडियो तत्व का उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह है रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का प्रयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण की भेदन क्षमता आरोही क्रम में क्या होगी? तो दोस्तों सबसे कम किसकी है? अल्फा की, उससे ज़्यादा बीटा की और सबसे ज़्यादा गामा विकिरण की जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या की उपस्थिति के कारण। जो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होगी तो वो क्या होता है? समस्थानिक उन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव गुण भी शो करता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है सोडियम 24 यानी कि Na24 समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो दोस्तों ये कोबाल्ट 60। ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या बनता है? तो दोस्तों क्या बनता है? धनायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उस पर प्लस चार्ज हो जाता है और जब एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या बनता है? तो दोस्तों क्या बनता है? ऋणायन। अच्छे से याद रखना है। किसकी उपस्थिति से द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है? तो दोस्तों किसके द्वारा? मुक्त आयन के द्वारा। आयन के द्वारा ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसमें? लिक्विड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है अवकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे तत्व की संयोजकता क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन का जलना कौन सी प्रक्रिया है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों किसका है? ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। Fe++ का Fe+++ में रूपांतरण कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों क्या है? ये है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा ही Fe++ से Fe++ वाला आयन बनता है। जो प्रोटॉन देता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कौन होता है? ये होते हैं एसिड यानी अम्ल। अम्ल जो है प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं क्षार यानी बेस। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेस यानी कि क्षार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों उससे क्या बनता है? एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है? लवण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। अम्ल का नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। और जो बेस होता है वो लाल को क्या करता है? वो लाल को नीला कर देता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।